मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, जितने साथी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, एक बुजुर्ग अपने विकलांग लड़के और बहू की कमाई कर सेवा करता था। बुजुर्ग से ही रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। बुजुर्ग जो काम करता था, जो पैसे मिलते थे, उससे वो अपना परिवार चलाता था। लेकिन एक दिन बुजुर्ग की अचानक मौत हो जाती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की जब मौत हो जाती है तो बेटा और बहू काफ़ी दुखी थे। अब सारी जिम्मेदारी बहू पर आ जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसी हकीकत सामने आती है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की, झारखंड के रांची की। झारखंड के रांची में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में एक पिता, माँ और एक उनका लड़का अभिषेक, जिसकी उम्र 40 साल रहती है। उनकी एक हलवाई की दुकान रहती है, मिठाई की दुकान रहती है, हलवाई का पेशा रहता है। इसी दौरान अब दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना अभिषेक की शादी कर दी जाए। अभिषेक अब अच्छा खासा दुकान चला ले रहा है। तब उनके माता पिता एक अच्छी सी लड़की देखते हैं। लड़की का नाम रहता है माधुरी। माधुरी से अभिषेक की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लड़की भी बेहद सुंदर रहती है, घर वालों को भी लड़की पसंद आती है और देखकर कुछ दिनों बाद ही दोनों की सगाई कर दी जाती है और फिर दोनों की शादी भी हो जाती है। इधर धूमधाम से बारात जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। अभिषेक काफ़ी खुश था अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे शादी को 5 साल करीब गुजर जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों के बीच अभी कोई बच्चे नहीं थे। इधर सास ससुर लगातार दबाव बना रहे थे कि काश कोई बच्चा हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। इधर लड़की चाहती थी कि अभी उम्र ही क्या है, अभी मौज मस्ती किया जाए, घूमा जाए, जीवन का आनंद लिया जाए, बच्चे बाद में पैदा कर लेंगे। इधर अभिषेक भी बेहद खुश था। लेकिन अब आए दिन सास ससुर की बातों को सुनकर माधुरी तंग आ गई थी। अब धीरे धीरे वह अपने पति को माता पिता के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। धीरे धीरे भड़काने लगती है। जब भी माँ बाप कुछ बोलते थे तो अभिषेक उनका विरोध करता था। अब धीरे धीरे नौबत यह आ जाती है कि अब माँ बाप परेशान हो चुके थे अपने बहू से और बहू अपने सास ससुर से परेशान हो चुकी थी। एक दिन परेशान होकर अभिषेक से कहती है कि देखो, तुम्हें अपने माता पिता के साथ रहना है तो तुम रहो, मैं तो इनके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, यानी कि मायके जा रही हूँ। अभिषेक कहता है ठीक है, आखिर हम क्या कर सकते हैं। माधुरी कहती है कि घर से, दुकान से कुछ पैसे लो और चलो शहर चला जाए। शहर चलकर माँ बाप से अलग एक दुकान खोली जाए और हम दोनों मिलकर उस दुकान को चलाएंगे। इधर अभिषेक अपनी बीवी की बात सुनकर तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद अब वह रांची पहुंचता है। वहां जाकर एक दुकान खोलता है, हलवाई की, मिठाई की दुकान, हलवाई का पेशा। पति पत्नी दोनों मिलकर दुकान चला रहे थे। काफ़ी अच्छी दुकान चल रही थी। इसी दौरान एक 64 से 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति उनके दुकान पर जाता है, सोमर महतो। वो अभिषेक से कहता है कि साहब, मेरे घर में एक जो मेरा बेटा है और एक मेरी बहू है। बेटे की हालत बेहद खराब रहती है। उसके पैर में लकवा मार चुका है, वो विकलांग हो चुका है, चल फिर नहीं पाता है, कुछ कर नहीं सकता है। और मैं हूँ, मेरी बहू अकेले ही अपने पति के साथ घर में रहती है, उसका कोई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू जाकर समाज में लोगों के घर पे पोछा बर्तन का काम करे। इसलिए मैं इस उम्र में आपसे नौकरी चाहता हूँ। आप मुझे अपने दुकान पे रख लो, जो भी पैसा होगा आप मुझे दे दीजिएगा। अभिषेक काफ़ी नरम दिल का रहता है। वो सोचता है कि बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर आया है और इस उम्र में काम मांग रहा है। अभिषेक उस बुजुर्ग व्यक्ति सोमर महतो को काम दे देता है। जब सोमर महतो दुकान पर काम करने लगता है, कभी कभी घर जाता था, बाकी दिन दुकान पर ही रहता था, दुकान की देखभाल किया करता था। दुकान काफ़ी अच्छे चलने लगती है, ढेर सारा पैसा आने लगता है। लेकिन तभी दुकान पर एक और लड़का
जिसका नाम रहता है आमिर। वो भी पास का ही रहने वाला होता है। वह भी पहुंचता है, वहाँ काम करने लगता है। वह भी दुकान की देखभाल करने लगता है और धीरे धीरे दुकान की देखभाल करते करते वहाँ अब बीवी उसकी बीवी माधुरी से अब आमिर की जान पहचान हो जाती है। अब इधर आमिर की उम्र 25 साल, माधुरी की 38 से 40 साल। दोनों की काफ़ी जान पहचान हो जाती है और धीरे धीरे दोनों मिलकर दुकान को और आगे बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे अब दोनों के बीच दोस्ती उत्पन्न हो जाती है। इधर जब भी किसी काम से अभिषेक बाहर जाता था तो अपने कमरे में माधुरी बुलाकर आमिर से बातें किया करती थी, घंटों घंटों बातें किया करती थी। इधर बुजुर्ग मैं तो बैठकर दुकान चलाया करता था। कई बार बुजुर्ग देखता है कि आमिर उसके कमरे में जाता है और घंटों घंटों समय व्यतीत करता है और मालकिन के कमरे से बाहर आता है। इधर बुजुर्ग एक दिन आमिर से कहता है कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। हम जिसकी दुकान पर काम कर रहे हैं वो हमारा मालिक है, हमारा भगवान है, और हम उसी के साथ छल कर रहे हैं। यह सही नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो यह गलत है। अगर किसी दिन पकड़े गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा। आमिर कहता है कि तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ऐसा कौन सा काम मैं कर रहा हूँ जो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम अपना काम पर ध्यान दो। इधर बुजुर्ग कुछ नहीं बोलता है। एक दिन फिर बुजुर्ग देखता है कि आमिर और अभिषेक की पत्नी बंद कमरे में है। छुप कर जाकर देखता है तो देखता है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। अब इधर बुजुर्ग सब कुछ समझ जाता है कि क्या चल रहा है। इधर माधुरी और आमिर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, बेहद पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे अब माधुरी दुकान के सारे पैसे एक एक रुपए इकट्ठा कर अब आमिर के ऊपर खर्च करने लगती है। जो भी काम होता था वो आमिर को लेकर बाहर जाने लगती है। अब अपने पति से धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगती है। एक दिन अभिषेक जब उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम मेरे साथ कम वक्त बसर करती हो, तुम आमिर के साथ आजकल बहुत ज़्यादा घूम रही हो। इधर उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होकर भड़कने लगती है और कहती है कि क्या करूं, मैं घर में ही बैठी रहूं, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें आमिर के साथ ही घूमने चली गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब इधर साथियों वक्त गुजरता गया। दोनों एक दूसरे में लीन थे, अतरंग पलों का खेल खेलते रहे। समय गुजरता गया। एक दिन दोनों को फिर से बुजुर्ग व्यक्ति सोमर महतो जब देखता है तो अब फिर से माधुरी को भी मना करने की कोशिश करता है कि तुम जो कुछ कर रही हो बेटा गलत कर रही हो। तुम्हारा पति जिस दिन जान जाएगा वह क्या सोचेगा, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन माधुरी कहती है कि देखो, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, नहीं तो मैं तुम्हें दुकान से निकलवा दूंगी। इधर बुजुर्ग व्यक्ति अब सोचता है कि शायद माधुरी सही कह रही है, उसे अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। अगर वह साहब से कहेगी तो हो सकता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, अभिषेक यकीन न करे और फिर उसे निकलवा दे। अब इधर एक दिन जब वो अभिषेक के पास बैठा रहता है तो कुछ बातें करता है। अब माधुरी को शक होता है कि कहीं आमिर और उसके बीच की बात तो वो अभिषेक को नहीं बता रहा है। अब वो डर जाती है। अब दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। माधुरी आमिर से कहती है कि एक काम करो, तुम मुझे कुछ नींद की गोलियां ला कर दो, मुझे ज़रूरत है। आमिर बाजार से नींद की गोलियां लाकर माधुरी को दे देता है। जैसे ही रात होती है माधुरी खाना बनाकर अपने पति को खिलाती है और फिर सोमर महतो को कहती है कि आज आप यहीं रुकिए, आज बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी हैं, रात ज़्यादा हो जाएगी। सोमर महतो रुक जाता है और फिर खाना खाकर गहरी नींद में चला जाता है। और उधर उसका पति अभिषेक भी नींद की दवाइयाँ खाने के बाद जो उसने खाने में मिलाई थी गहरी नींद में चला जाता है। और इधर फिर माधुरी और आमिर मिलकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद उसके सारे कपड़े निकाल देते हैं और फिर माधुरी उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में बुजुर्ग के साथ आती है और फिर आमिर से वीडियो बनाने के लिए कहती है। आमिर एक वीडियो बनाता है जो आपत्तिजनक वीडियो होती है। वीडियो बनाने के बाद अगले दिन जब सुबह होती है, बुजुर्ग की नींद खुलती है तो बुजुर्ग देखता है कि वह तो अलग कमरे में है। इधर अभी उसका पति सो रहा था, सुबह के 5 बज रहे थे। तभी माधुरी बुजुर्ग को कहती है कि अगर तुमने अभिषेक से कुछ कहने की कोशिश की तो मेरे पास भी तुम्हारी ऐसी वीडियो है
तो मैं वायरल कर दूंगा। इधर बुजुर्ग हाथ पैर जोड़ता है मालकिन के और फिर वहाँ से अपने घर जाने की बात करने लगता है। अब शेख से कहता है कि साहब, अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी उम्र अब काम करने की नहीं है, मैं कोई और काम देख लूँगा। अब शेख कहता है कि नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, दुकान की देखभाल करते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। बुजुर्ग रोने लगता है, हाथ पैर जोड़ता है और कहता है, बेटा मैं नहीं चाहता हूँ कि बुढ़ापे में मैं बदनाम हो जाऊँ। इस दुकान में बहुत कुछ चल रहा है, हो सकता है कल को तुम मुझे ही गलत साबित कर दो। इधर माधुरी छुप छुप कर सब कुछ सुन रही थी। आमिर और माधुरी को लगता है कि काम ऐसे नहीं होगा। बुजुर्ग यहाँ से जाने के बाद शायद किसी से कुछ कह देगा तो फिर पोल खुल जाएगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। अब इधर साथियों, माधुरी और आमिर मिलकर बुजुर्ग को रोक लेते हैं। माधुरी कहती है कि नहीं बाबा, आप रुक जाइए, आप मत जाइए, जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो तनख्वाह है वो बढ़ा दी जाएगी। इधर बुजुर्ग सब कुछ समझ चुका था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। अब इधर जैसे ही रात होती है, अब वहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर उसका घर रहता है, सोमर महतो का। सोमर महतो रात को जाने वाला होता है। अब शेख के कहने पर सोमर महतो रुक जाता है कि चलो मैं कल चला जाऊंगा। मालिक अभिषेक काफ़ी हाथ पैर जोड़ता है कि बाबा आज रुक जाओ, कल चले जाना। लेकिन सोमर महतो के ऊपर जो गुजर रही थी वह वही जानता था, वो बुढ़ापे में बदनाम नहीं होना चाहता था। तभी जैसे ही रात होती है, दोनों आमिर और माधुरी मिलकर बुजुर्ग का गला दबा देते हैं, गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। सुबह होते ही माधुरी शोर मचाने लगती है। पति उठकर आता है, अभिषेक तो देखता है कि बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। इधर माधुरी कहती है कि शायद हार्ट अटैक आया होगा। अब वहाँ से अभिषेक, आमिर और तीनों मिलकर उसके घर वालों को सूचित करते हैं, उसके बेटे को सूचना देते हैं कि उसके पिता की मौत हो चुकी है, शायद हार्ट अटैक आया है। इधर माधुरी और आमिर अभिषेक से कहते हैं कि तुम यहीं रहो, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुँचते हैं, डायरेक्ट उसकी बॉडी को लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही बेटे और बहू लाश को देखते हैं, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इधर उनके रिश्तेदार जुटते हैं और सोमर महतो के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। अभिषेक भी वहाँ मौजूद था, सभी लोग मौजूद थे और माधुरी और अमित अपने घर वापस आ चुके थे। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। फिर आमिर वापस वहाँ लौट कर जाता है और फिर देखने लगता है। आमिर बार बार कहता था कि जल्दी से जल्दी आप लोग तैयारी पूरी करिए, जल्द से जल्द इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब यह बात एक रिश्तेदार वहाँ जो मौजूद था उसे बार बार उसके दिमाग को खाए जा रही थी कि इसको क्या जल्दी है, ये कौन है। अब जैसे ही तैयारी शुरू होती है अंतिम संस्कार की, बॉडी को एक टिट्ठी पर, बांस की टिट्ठी जो होती है उस पर लिटाया जाता है और तभी वहाँ मौजूद एक व्यक्ति बहुत बारीक से देखता है तो उसे गले पर कुछ निशान नजर आते हैं, गले पर कुछ धब्बे नजर आ रहे थे। उसे शक होता है। वो उसकी बहू से कहता है कि देखो, मुझे शक है कि उसका हत्या की गई है, हार्ट अटैक तो नहीं आया है। इधर वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। अब बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथियों, जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इसकी तो गला दबाकर हत्या की गई है। इधर जैसे ही यह राज सबके सामने आता है, विकलांग बेटा और बहू का रो रो कर और बुरा हाल हो जाता है। वह गुस्से से पागल हो जाते हैं। सारे रिश्तेदार मिलकर अब पुलिस में जाकर कंप्लेन दर्ज करते हैं और फिर पुलिस आमिर और उसकी प्रेमिका माधुरी से पूछताछ करते हैं। अभिषेक से भी पूछताछ होती है। तभी अब माधुरी सारी बात बताने लगती है। इधर माधुरी आमिर को दोषी ठहरा रही थी और आमिर माधुरी को दोषी ठहरा रहा था। यह काम माधुरी ने किया है। माधुरी कहती है यह काम आमिर ने किया है, लेकिन आमिर खुद को बचाने के लिए माधुरी को दोषी ठहरा रहा था। माधुरी खुद को बचाने के लिए आमिर को दोषी ठहरा रही थी। लेकिन तभी आमिर वो वीडियो पुलिस को दिखाता है, जो वीडियो उसने रात में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बनाई थी और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग थी जो माधुरी ने साजिश के तहत बात करते हुए रची थी। वह रिकॉर्डिंग आमिर सुनाता है और पुलिस उसके साक्ष्य के आधार पर दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार कर सोमिर महतो के कत्ल के जुर्म में दोनों को जेल भेज देती है।
लेकिन साथियों इधर अभिषेक के ऊपर जो गुजर रही थी वो अभिषेक ही जानता है। अभिषेक शर्म के मारे डूब जाता है कि एक ऐसी पत्नी जिसके चक्कर में उसने उसके बहकावे में आकर अपने माँ बाप को भी खो दिया, माँ बाप से अलग हो गया, दूर रहने लगा, और आज उसकी इतनी बदनामी हुई और माँ बाप को खोने के बाद अब अपनी बीवी को भी खो दिया, और उसकी बीवी के चक्कर में, उसके नाजायज संबंधों के चक्कर में एक कत्ल भी हो गया। साथियों जब ये कहानी लोगों तक पहुंचती तो लोग हैरान थे कि आजकल इश्क, मोहब्बत और नाजायज संबंधों में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। घोर कलयुग चल रहा है। साथियों जरूरत है सावधान रहने की। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है, अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें सोहन लाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान से, राहुल सिंह हैं उत्तर प्रदेश मऊ से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं, प्रेम सिंह हैं लखनऊ से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं, झारखंड से राजेश महतो हुई हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं, बिहार भागलपुर से दिव्यांश गुप्ता हैं, ये हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। तो साथियों आप भी अपना प्यार दीजिए, कमेंट करिए, इस कहानी पर अपनी राय दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।